अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि जब हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं और जब ये सेल्स हार्मनी में काम करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है। और जब यही सेल्स आपस में लड़ने मरने लगते हैं तो उसको डिसहार्मनी बोलते हैं और हमारी बॉडी डिजीज्ड होती है। तो हमारे सेल्स में डिसहार्मनी क्यों आती है? द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है वो है इमोशनल ट्रॉमा। इमोशन, हमारी बॉडी में 12 तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम का एक अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। और जैसे हम लोगों को इमोशनल ट्रॉमा होता है, हमारा मेंटल ब्लॉक आता है और वो एनर्जी हमारे किसी न किसी ऑर्गन के मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टक हो जाती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बीमार होने के लिए। और एक लड़के ने मेरे को मैसेज भी किया था कि मैम मेरा एक लड़की ने मुझे धोखा दिया तो उस पर मेरे को जवाब दीजिए। तो ये मेरा जवाब उसके लिए भी है। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम में, तो उसने सुसाइड कर लिया और उसका मुझे पता लगा कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो जिंदगी को हम इतना सस्ता समझते हैं, किसी आदमी के लिए हम लोग मरने जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। बल्कि तो कोरोना में हम सब लोगों ने देखा ही था कि जब भी किसी को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फटाफट सारे फैमिली वालों ने उसको आइसोलेट कर दिया। और मैंने तो यहाँ तक देखा था कि खाना भी डिस्पोजेबल्स में दिया गया और दरवाजे के नीचे से सरका कर दिया गया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि एक आदमी की क्या वैल्यू है। तो किसी के लिए जीना, किसी के लिए मरना मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं है। तो आज हम कृष्णा के दरबार में बैठे हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में कृष्णा से अच्छा हमें किसी ने नहीं समझाया। मगर हम उससे क्या समझे? कृष्णा ने पूरी बचपन से रासलीला रचाई गोपियों से और राधा के साथ भी रास किया, मगर तब की राधा शादीशुदा थी और उनसे बड़ी थी। और भाग के शादी करी रुक्मणी से और उसके बाद विश्व सुंदरी सत्यभामा से भी उन्होंने शादी करी। तो किस तरह से राधा को जेलस फैक्टर नहीं हुआ, या किस तरह से उन्होंने सब लेडीज को हैंडल करा, या किस तरह से उन्होंने सबको सिखाया, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और मैंने भी राधा कृष्णा सीरियल देखा था, तभी मुझे समझ में आया कि किस तरह से हम लोग इस इमोशनल ट्रॉमा पर ओवरकम कर सकते हैं। तो वही मैं आज आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये रिलेशनशिप इश्यूज आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। इंद्र भगवान को ही देख लो, जो स्वर्ग के राजा कहलाते हैं, उन्होंने रूप बदलकर अहिल्या के साथ रेप किया था, जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिली थी। गौतम ऋषि ने उनकी शरीर पर पूरा योनिया बना दी थी और उसके लिए उनको पार्वती जी के पास जाना पड़ा था माफी मांगने के लिए। अगर हम शिव जी की ही बात करते हैं तो शिव जी की शादी हुई पार्वती जी से, बट उनकी जटाओं में अभी भी गंगा जी रहती हैं। और जो मैंने शंकराचार्य जी की सौंदर्य लहरी पढ़ी तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि पार्वती वॉज फीलिंग जेलस ऑफ गंगा। तो अब रावण को ही देखो, उसने सीता का अपहरण कर लिया, किडनैपिंग भी उन दिनों होती थी। और किसकी बात करें? कृष्णा के बारे में तो आज भी फेमस है कि वृंदावन में निधि वन है, जहां पर आज भी वो रासलीला रचाने आते हैं गोपियों के साथ। तो ये और इंसानों में भी आप देखो कि जैसे धर्मेंद्र है, उसको हेमा मालिनी से प्यार हुआ तो उसने उससे शादी करने के लिए अपना रिलीजन बदल लिया, क्योंकि सरहद के इस पार कुछ और नॉर्म्स हैं ह्यूमंस के लिए और सरहद के उस पार नॉर्म्स बदल जाते हैं। अगर मुस्लिम है तो वो 5-5 शादियां कर सकता है, हिंदू है तो वो एक शादी कर सकता है। तो ये सब हम लोगों ने बनाया है, ये रिलीजन ने हमको वीक बना दिया है, हमारे ऊपर रूल्स बना दिए हैं। और अगर हम उन रूल्स को अबाइड नहीं करते हैं और कुछ गलत करते हैं तो फिर वो हमें कोर्ट केस या कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अपने टाइम में ओशो ही एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने रिलेशनशिप इश्यूज और इन सब प्रॉब्लम्स पर काफी समझाने की कोशिश करा, मगर कोई उनको समझ नहीं पाया और उनको भी एक कल्ट का नाम दे दिया गया। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि जितना भी ये मेंटल प्रॉब्लम्स है लोगों को, 70-80% लोगों की सेक्सुअल एनर्जी डिसबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से वो फिजिकल डिजीजेज में आ रही हैं। लोगों की ने तो आंख पर पट्टी बांध रखी है कि वो कुछ ऐसा है कि देखकर भी देखना नहीं चाहते। तब कि मैं आपको एक चीज एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक बच्चा था। तो क्या हुआ कि आजकल जैसे कि उसने गलती से पॉर्न पिक्चर देख ली, तो उससे क्या हुआ कि जब भी उसके दिमाग से वो थॉट निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके लिए उसने फर्स्ट टाइम ये सब देखा था और छोटा सा बच्चा था 12-13 साल का। उनको लगा कि माँ को लगा, पापा को लगा कि उसके ऊपर कुछ ने कुछ कर दिया है, तो वो झाड़ा वाड़ा करवाते रहे। फिर जब झाड़ा वगैरह से भी ठीक नहीं हुआ तो फिर वो मेरे पास लाए। तो फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने देखा ये चाइल्डहुड एंजाइटी बोलते हैं इसको। तो जब आप कुछ इस तरह के देख लेते हो तब मैंने उनको समझाया कि या तो आप इसको एजुकेट करो और नहीं तो इसको स्पोर्ट्स में लगाओ, इसके माइंड से वो सारी वो बातें निकल जाना चाहिए। और जब मैंने उसकी मॉम को बोला कि इसको एजुकेट करो तो उसकी मॉम मेरे को बोली, इतने छोटे बच्चे को भी कोई ये सब एजुकेशन दे सकते हैं?
पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आज के लोग। मेरे दादा दादी, जब मेरी दादी 12 साल की थी और दादा 13 साल के थे, तब उन लोगों की शादी हुई थी। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि जापान में 3 लड़कियां थी, वो प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, तो 13 साल की 3 लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अगर हम लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग चीजों को देख के भी अनदेखा करते हैं, समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। हमने एक रूल्स और एक सेट पैटर्न बना रखा है लाइफ से, और फिर उसने अपने बेटे को एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन पर ट्रीटमेंट दिया, उसने साइकेट्रिस्ट के पास लेके चली गई। तो क्या ऑप्शन अच्छा है कि जो हम लोग बता रहे हैं मतलब कि आसानी से, मगर वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है और हमको गलत निगाह से देखा जाता है कि व्हाट नॉनसेंस वी आर टॉकिंग। और जो उनको डिप्रेसिव एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयां दे देगा, उसकी वो ट्रीटमेंट उनके लिए ठीक है एंड दे आर हैप्पी विद दैट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, हम लोग पहले गांव में कस्बे में रहते थे, तो इसीलिए हम लोगों को इन सब चीजों का एक्सपोजर नहीं था। क्योंकि आजकल हम लोग, टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त एडवांस हुई है पिछले 20 सालों में, हम लोग पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। और अब जैसे आप देखो, आपको चाइनीज फूड, जापानीज फूड सब खाने का मन करता है, बर्गर वगैरह। अगर आप हफ्ते में एक दिन बर्गर नहीं खाते या चाउमीन नहीं खाते, तो आपको लगता है कि कुछ बॉडी में तृप्ति नहीं हुई, आप रोज दाल रोटी नहीं खा सकते हो। तो जब आपकी टंग आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको इतना एक्सपोजर मिल रहा है लोगों को, तो अगर उनके दिमाग में कोई थॉट आता है इस तरीके का, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये तो होना ही होना है। तो आपको मॉडर्निज्म इन टोटालिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे को खाना खाने में अच्छा लगता है, बट मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को चाहती हूँ कि वो मेरे सिवा किसी को ना देखे, या हस्बैंड बोले वाइफ बिल्कुल पवित्र हो और मेरे सिवा किसी को ना देखे। अब मेजर इश्यूज क्या आ रहे हैं? गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड कॉल नहीं करता, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। एक मेरा पेशेंट था, उसकी वाइफ 30 इयर्स की थी और उसकी एक डॉटर थी, और उसके हस्बैंड ने उसको किसी के साथ पकड़ लिया, तो फिर उसने उसको एकदम डिवोर्स दे दिया, एकदम डिवोर्स फाइल कर दिया। एक लेडी है, उसने अपने हस्बैंड के मोबाइल में ट्रैकर लगा दिया। ये चल क्या रहा है? 30 साल की मैरिड लाइफ के बाद लोग बाग कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं डिवोर्स का। मतलब कि 30 साल में लोग बाग आपस में मतलब बैलेंस नहीं बना पाए। ऐसा लगता है कि शादी करके जैसे गले में घंटी बांध दी हो ना, जैसे जैसे घोड़ों की आंखों के साइड में एक वो कवर कर देते हैं कि बस एक सड़क पर आपको सीधा देखना है, और आप लेफ्ट और राइट देखोगे तो बस आप पकड़े जाओगे, और पकड़ते जाओगे, उसके बाद बस लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और फाइनली मतलब अल्टीमेटली 30 साल बाद लोग बाग डिवोर्स ले रहे हैं। अगर आप देखो ना, किसी पार्टी में जाओ तो वाइफ की आंखें देखती रहती हैं कि हस्बैंड ने कितने पेग पिए हैं, और गाड़ी में बैठते ही वो एकदम बोलेगी कि आज तो आपने 4 पेग पिए हैं, इतने आपने स्मोक किया है। तो एक ट्रैकिंग सी चल रही है, और जो पकड़ा जाता है वो एक विक्टिम की तरह बना दिया जाता है, जैसे धरती का सबसे बड़ा गुनहगार वो ही पैदा हो गया। सारे घर वाले उसे ऐसे देखते हैं कि अभी खा जाएंगे। छोटे छोटे घर होते हैं तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है, और वहाँ आदमी किसी को मुंह दिखाने तक के लायक नहीं रहता। सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन क्या है? तो मैं यही बोलूँगी कि रिश्तों को थोड़ा ढील दो। फ्रीडम, स्वतंत्रता सबको प्रिय है। सबसे बड़ी चीज़ जीवन में फ्रीडम है। जब तक इंसान आपके पास है, खुश रहो। जब वो आपकी नज़रों से दूर है तो मत सोचो वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जाता है। ट्रैक मत करो, वरना हम खुद ही पागल हो जाएंगे। ये जो शक का कीड़ा दिमाग में एक बार बैठ जाता है ना, ये ना तो किसी को जीने नहीं देता। ये मत सोचो कि शादी कर कर हमने किसी पर अपनी स्टैंप लगा दी है। प्यार करना ही है तो अपने आप से सबसे पहले प्यार करो। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सामने वाला आपको क्या धोखा देगा, आप इस लायक बनो कि आप सब लोगों को धोखा दे सको। यहाँ रोने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप किसी को पकड़ भी लेते हो, हस्बैंड वाइफ में कोई सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं यही बोलूँगी कि माफ़ी सबसे बड़ा टूल है। माफ़ी से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। जब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन उसके सोल को नहीं होगा, वो नहीं समझ पाएगा, आप कितना भी उसको समझाते रहो। और ये हमें समझना पड़ेगा कि एक हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक मैरिड हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, जैसे बच्चों का, हमारे माँ बाप का। तो अगर आप लोग आपस में लड़ते हैं तो पूरे घर पर इसका इफ़ेक्ट आता है। और इंसान हैं हम, इंसानों से गलती होती है। और गलती भी क्या है? जो हमारे लिए गलती है शायद वो दूसरों के लिए सुख है। क्या सही है क्या गलत है ये कोई नहीं जानता।
कृष्णा ने राधा को समझाया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ जेलसी नहीं होती, वहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी पर आप अपना हक नहीं समझते, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आप सारा सुख निछावर करते हैं मगर बदले में कुछ आशा नहीं रखते। अगर आशा करते हैं तो प्रेम हृदय से नहीं, आप दिमाग से कर रहे हैं। यदि कोई आपका प्रेम ना समझे तो उदास ना हो, छल से बल से उसे प्राप्त करने की कोशिश ना करें। यह जरूरी नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हैं कि वह भी आपसे प्रेम करे, या यह जरूरी नहीं है कि अगर हमारी शादी हो गई है तो हमारे वहाँ पर उस रिश्ते में प्यार भी आए। आप ज़बरदस्ती किसी से किसी को प्यार नहीं करा सकते, और जब तक सामने वाला आपको प्यार को ना समझे तब तक आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहें। अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती तो वो मोह है, अट्रैक्शन है, और मोह का जन्म ईगो से होता है, अहंकार से होता है कि ये मेरा पति है, ये किसी और की तरफ नहीं देख सकता। और प्रेम का नाम तो देना है, और देने से ही प्रेम नहीं होता, प्रेम को संभालना भी पड़ता है। मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूँ मतलब मेरी बातें किसी को समझ नहीं आएंगी, कोई बोलेगा कि ये क्या बोल रही है। तो आज तक जिसने भी इस तरह की बातें करी हैं तो उनको ना कोई समझ पाया है, और अंदर से सब समझेंगे कि हाँ शायद यही एक तरीका है, मगर बाहर से बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है और ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्शन होता है। इसीलिए जो आदमी अंदर से समझ रहे हैं इनके सॉल्यूशंस वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, और हर आदमी लड़ रहा है, मर रहा है, और इतना यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रही है ना। तो एक बार जो मेरे दिल में आया, जो मैंने राधा कृष्णा सीरियल से अल्टीमेटली सीखा कि कृष्णा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ही मैसेज आज मैं आपको दे रही हूँ। तो समझ में आता है तो भी ठीक है, समझ में नहीं आता तो भी ठीक है। तो इन सब चीजों का कंक्लूजन ये है कि सदियों से ये गाना मतलब बहुत फेमस है ऐश्वर्या राय का, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना, गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क। मगर एक सलमान खान का भी गाना है कि दुनिया करती है तो रास लीला, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है।